जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीएसी अप्रूव करेगी 1 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रपोजल्स। अरुणाचल में अपने कंट्रोल वाले एरिया पर चाइनीज आर्मी अपने आप को कर रही है एक्सपेंड। दिल्ली में बन रहा है पहला अंडरग्राउंड रेडिएशन शील्ड। भारत और जापान ने औपचारिक रूप से साइन किया यूनिकॉर्न एंटीना को डेवलप करने वाला एग्रीमेंट। और भारत की कंपनी ने बनाया एक बेहद ही एडवांस्ड सीकर। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 3 जुलाई को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस तक के प्रस्तावों को अप्रूवल दिया जा सकता है। और इन प्रस्तावों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय सेना से संबंधित है, जिसमें एडिशनल K9 वज्रटी, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, एडिशनल एयर डिफेंस गन्स, टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स, कामिकाजे ड्रोन्स। तो इस तरह के अलग अलग प्रस्ताव इसमें शामिल रह सकते हैं। बाकी नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की हैवी वेट टॉर्पीडोज, अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स, सोनार सिस्टम्स। वहीं एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ प्रिसिशन मिसाइल, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स। तो ये सभी प्रस्ताव इसमें मुख्य रूप से शामिल रह सकते हैं। बाकी कल 1 जुलाई से भारतीय सेना ने पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को रोल आउट कर दिया है, जो कि चाइना फोकस्ड 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के अंडर बनाए गए हैं। और जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से भारत की उस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का अपग्रेड है, जो कि भारत ने ऑपरेशन पराक्रम के बाद विकसित किया था। और बाकी कल 1 जुलाई से इनका रोल आउट शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी रेजिंग, इनकी पोस्टिंग्स, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, इन सब की शुरुआत हो चुकी है। और इनकी जो रेजिंग है वो 2027 मिड तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्टेशन रहेंगे, एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। वहीं इसमें से जो एक फायर सपोर्ट ग्रुप है, जिसके पास लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स और अन्य फायर पावर है, तो वो IBGs यानी कि इन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के लिए एक बैकअप की तरह सर्व करेगी। और हर एक बैटल ग्रुप में 5000 ट्रूप्स की स्ट्रेंथ रहने वाली है, जो कि किसी ब्रिगेड से ज़्यादा है और एक डिवीजन से कम। तो जैसे कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ की ट्रेडिशनल ट्राइबल बॉडी है, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसने यहाँ पे घुसपैठ करी है, यहाँ पे सड़कें बना रही है और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी उसने बनाए हैं। और ये सब हुआ है पिछले 6 सालों में। फिर उसके बाद इस पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई थी, लेकिन उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का भारतीय सेना ने खंडन किया था और कहा था कि ये सारी रिपोर्ट्स गलत हैं और निराधार है। चाइनीज़ आर्मी की इस तरह की कोई भी घुसपैठ यहाँ पे नहीं हुई है। और ये भी स्पष्ट किया था कि यहाँ पे जो बाउंड्री को लेकर परसेप्शन है वो दोनों देशों का अलग अलग है। फिर इसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने भी उन दावों को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में कोई घुसपैठ नहीं करी है। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हालांकि दोनों तरफ से सीमा का उल्लंघन होता है, लेकिन उसे घुसपैठ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत और चीन की जो सीमा है वो अभी तक स्पष्ट रूप से तय नहीं हुई है। और उनका ये कहना था कि दोनों ही तरफ से ट्रांसग्रेशंस होते हैं। ट्रांसग्रेशन का मतलब है, एग्जाम्पल के लिए कोई एक पेट्रोलिंग यूनिट गलती से सीमा पार करके उस क्षेत्र में चले गए जिसको वो देश क्लेम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ घंटे रही और फिर वापस आ गई, तो उसको कहते हैं ट्रांसग्रेशन। और इंट्रूशन का मतलब ये होता है कि पेट्रोलिंग यूनिट उस जगह पे गई और उसको पता लग गया कि वो इसका एरिया नहीं है, वो गलती से यहाँ पे आया है, लेकिन वो वापस जाने के बजाय वहीं पर ही रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर परमानेंटली उस जगह को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहेंगे इंट्रूशन यानी कि घुसपैठ। और भारत के ऑफिशियल्स के मुताबिक यहाँ पे ट्रांसग्रेशन हो रहा है, लेकिन वो दोनों साइड से हो रहा है, यानी कि चाइना वाले भी हमारे तरफ आ जाते हैं तो हमारे वाले भी उनकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि किसकी सीमा कहाँ तक है वो यहाँ पे तय नहीं हुआ है। लेकिन NDTV ने भी इस मामले पर एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें उन्होंने कुछ हाई रेजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से इस बात की समीक्षा करी है कि जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूटेड पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन वो उस हिस्से में है जो कि ऑलरेडी 1959 से चाइना के कंट्रोल में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन उस इलाके में एक नई सड़क बना रहा है, जो कि LAC के उस हिस्से के आगे है जहाँ भारत अभी पेट्रोलिंग करता है, और ये सड़क उस इलाके में चीन की बस्तियों को आपस में जोड़ती है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हालांकि भारत का जो ऑफिशियल मैप्स हैं उसमें ये वाला जो एरिया है वो मैकमोहन लाइन के साउथ में दिखाया गया है, लेकिन 1959 में जो क्लैशेस हुए थे तो उस घटना के बाद से चीन का इस पर एक प्रभावी नियंत्रण रहा है। हालांकि भारत ने भी कभी भी इस इलाके को खोने की बात स्वीकार नहीं की है और लगातार इस पर अपना दावा करता रहा है। लेकिन जिस तरह से चीन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहा है, तो निश्चित रूप से चीन इस टेरिटरी में अपने मिलिट्री कंट्रोल को और भी मजबूत करने की तैयारी में है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं वो पोटेंशियल डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स ही हैं, जो कि भविष्य में भारत के साथ होने वाले किसी कॉन्फ्लिक्ट में चीन को निश्चित रूप से काफ़ी मदद करेंगे। दिल्ली में
पहला अंडरग्राउंड केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर यानी कि CBRN कमांड सेंटर को स्थापित किया जा रहा है, जो कि दिल्ली फायर सर्विसेज के न्यू हेडक्वार्टर्स में स्थापित होगा। और ये भारत की राजधानी में बनने वाली अपनी तरह की पहली ऐसी फैसिलिटी है जो कि महत्वपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर इमरजेंसीज, केमिकल डिजास्टर्स या फिर इसी तरह के कुछ लार्ज स्केल क्राइसिस के लिए राजधानी की तैयारियों को और मजबूत करेगी। और ये एक तरह से भारत की पहली अंडरग्राउंड रेडिएशन शील्ड है। और इस फैसिलिटी को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि अगर भविष्य में कोई न्यूक्लियर अटैक, कोई रेडियोलॉजिकल लीक, कोई केमिकल एक्सीडेंट या फिर इसी तरह का कोई मेजर डिजास्टर होता है तो ऐसी स्थिति में ये फैसिलिटी ऑपरेशनल रहे। और PTI न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसिलिटी के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और इस परियोजना को 5 वर्षों के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और स्पष्ट कर दे कि ये कोई बंकर नहीं है बल्कि ये एक सुरक्षित इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जो कि CBRN सिचुएशंस में रिस्पॉन्स के लिए कोऑर्डिनेट करेगा। 1 जुलाई को भारतीय नौसेना की वॉरशिप INS त्रिकंड ने गल्फ ऑफ अदन में एक और मर्चेंट वेसल पर होने वाले पायरेसी के अटैम्प्ट को नाकाम किया है। और जिस मर्चेंट वेसल पर इस पायरेसी के प्रयास हो रहे थे उसका नाम है MV गोल्डन आर्सेनल और उसके क्रू मेंबर में एक भारतीय भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब समुद्री लुटेरे इस शिप पर चढ़े तो इसका जो क्रू है उसने अपने आप को एक सेफ रूम में लॉक कर लिया था और तुरंत ही कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया था। फिर जिसके बाद जैसी सूचना मिली तो भारतीय नौसेना की वॉरशिप INS त्रिकंड ने इस वेसल को अप्रोच किया और भारतीय नौसेना के जो मार्कोस कमांडोज हैं तो वे इस शिप पर उतरे भी थे, लेकिन जो पायरेट्स हैं वो इस एरिया से भाग निकले क्योंकि शायद उन्हें भी अंदाजा था कि मार्कोस अगर आ गई है तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, सरेंडर या फिर भाग लो। बाकी मार्कोस कमांडोज ने वेसल की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया था। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अपने विक्रम 1 रॉकेट के लॉन्च के लिए तैयार है और ये भारत की किसी प्राइवेट कंपनी का पहला प्रयास होगा जिसमें वो खुद से ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करेंगे। जो विक्रम 1 है वो मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कि 350 किलोग्राम के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है और उनके रॉकेट की पहली फ्लाइट की जो विंडो है वो 12 जुलाई से 4 अगस्त है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के टोनबो इमेजिंग ने एक ट्रैप 1-128 नाम का एक न्यू जनरेशन स्वदेशी AI इनेबल्ड डुअल बैंड EO/IR स्टेबलाइज सीकर बनाया है और जिसे आप आसान शब्दों में किसी मिसाइल या प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स के लिए एक स्वदेशी AI गाइडेड आई यानी कि उसकी आंख कह सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि टारगेट को ढूंढने और उसको हिट करने के लिए केवल GPS या फिर रडार पर निर्भर नहीं रहता है बल्कि ये कैमरास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करता है। कंपनी का कहना है कि जो अक्सर लो RCS यानी कि लो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले टारगेट्स होते हैं वो अक्सर RF डिटेक्शन को एवेट कर देते हैं, उससे बच जाते हैं। लेकिन कंपनी का जो ट्रैप 1 है तो उससे ये नहीं बच पाएंगे क्योंकि टारगेट को ढूंढने के लिए केवल रडार पर ही डिपेंड नहीं है बल्कि ये टारगेट को ढूंढने के लिए कैमरास तक का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर रडार स्ट्रगल करेगी उस टारगेट को डिटेक्ट करने में तो ऐसे में जो सीकर है वो कैमरास की मदद से उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। आपको बताया था कि जो सीकर होता है वो किसी भी मिसाइल या बॉम्ब के फ्रंट साइड पर लगा हुआ एक सेंसर हुआ जो कि टारगेट तक उस मिसाइल या बॉम्ब को गाइड करता है और आप उसे उसकी आंख कह सकते हैं। और जैसे कि ट्रैप 1 को लेकर कहा गया कि ये AI इनेबल्ड डुअल बैंड EO/IR सीकर है। EO यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी कि एक नॉर्मल डे लाइट कैमरा और IR यानी कि इंफ्रारेड या थर्मल जो कि हीट की मदद से टारगेट को डिटेक्ट करता है और इसमें इन दोनों को ही इस्तेमाल किया गया ताकि टारगेट के लिए छिपना बेहद ही मुश्किल हो जाए। और बाकी टारगेट को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करने के लिए इसमें AI को ब्लेंड किया गया है यानी कि सामने टैंक है या ट्रक है, वॉरशिप है या एक फिशिंग बोट है, मिलिट्री व्हीकल है या सिविलियन ट्रैफिक है तो इन सब में फ़र्क कर सकता है, जिससे जो टारगेटिंग है वो और भी प्रिसाइज हो जाती है। और एक बार लॉक होने के बाद टारगेट को कंटिन्यूसली फॉलो करता है जब तक कि वेपन उसको हिट नहीं कर देता है, फिर चाहे वो टारगेट मूव ही क्यों ना कर रहा हो। इसके अलावा जो ट्रैप 1 है वो जैमिंग और स्पूफिंग से भी सुरक्षित है क्योंकि ये मुख्य रूप से विजन और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए ये कम वल्नरेबल है। और इतना ही नहीं बल्कि इसका जो AI है वो इतना एडवांस है कि वो सीन को एनालाइज कर सकता है और फ्लेयर्स या डिकॉय जैसे काउंटर मेजर्स को इग्नोर करके जो एक्चुअल टारगेट है उसको लगातार फॉलो कर सकता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भविष्य के प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के लिए भारत को एक एडवांस लेवल की फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस टेक्नोलॉजी देती है। और कंपनी के मुताबिक उनका ये सीकर मिसाइल्स, जेट पावर्ड म्यूनिशंस और ग्लाइड बॉम्ब्स इन सभी के लिए सूटेबल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल रशियन आर्मी को चीन की ओर से दी गई सीक्रेट मिलिट्री ट्रेनिंग को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मंजूर किया था और इसमें सीधे तौर पर कम से कम 4 रूसी और चीनी जनरल्स शामिल थे। और इस रिपोर्ट में ऑफिसर्स के हवाले से यह कहा गया कि यूक्रेन वॉर से जुड़ी ट्रेनिंग में इतने हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स के शामिल होने से रूस और चीन के लिए ऐसे सहयोग के महत्व का संकेत मिलता है और इससे यूरोप में चिंता बढ़ गई है जबकि चीन ने ऐसी किसी ट्रेनिंग के होने से इनकार किया है। लेकिन इस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशियन आर्म फोर्सेस की डेलीगेशन ने चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए चीन में ट्रैवल किया था और इन ट्रेनिंग कोर्सेज में एक 3 वीक का सेशन भी था जिसमें मुख्य रूप से रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन पर फोकस किया गया।
लेकिन इस पर प्रश्न भी उठाए गए क्योंकि रशिया के पास कॉम्बैट का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और 4 साल तो उसे यूक्रेन के साथ ही लड़ते हुए हो गया है, जबकि चाइनीज़ आर्मी टेक्नोलॉजी के मामले में तो बहुत आगे है, लेकिन इसके बावजूद दशकों से चाइनीज़ मिलिट्री ने कोई भी रियल वॉर में शामिल नहीं हुई है। बाकी रॉयटर्स ने इंटरनल रशियन मिलिट्री रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा है कि चाइनीज़ मिलिट्री की ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से 24 जून को कुछ पिक्चर्स पोस्ट करी थी। ये विशेष रूप से तब की थी जब यूएई की लैंड फोर्सेस का एक डेलीगेशन भारत में विजिट पर था और उसने आर्मी इंस्टॉलेशंस और फील्ड फॉर्मेशंस की विजिट करी थी। तो इसी पोस्ट में एक पिक्चर में एक ड्रोन और एंटी ड्रोन गन रखी हुई दिख रही है, लेकिन अब यही जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि वो जो एंटी ड्रोन गन है वो चाइनीज़ है और एक चाइनीज़ एंटी ड्रोन गन भारतीय सेना की सर्विस में क्यों है, तो इसका ऐसा कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं है, लेकिन कुछ का ये मानना जरूर है कि ये स्क्रू ड्राइवर गिरी का एक नया केस हो सकता है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज 2 जुलाई को भारत और जापान ने औपचारिक रूप से नेवल रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न के को डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके लिए लगभग 12 महीने पहले MOI साइन किया गया था टोक्यो में। और अब फिलीपींस के बाद भारत दूसरी एशियन कंट्री बनी है जो कि इस जैपनीज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को प्राप्त करेगी और इन स्टेल्थ एंटीनास को भारत में ही को प्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI के एक और आतंकी मॉड्यूल को बस्ट किया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके नाम है शुभदीप सिंह, गुरजंत सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत। इनमें से 3 पंजाब से है और एक दिल्ली से। और बताया जा रहा है कि इनका जो लिंक है वो पाकिस्तान बेस्ड ISI हैंडलर शहजाद भाटी वाले नेटवर्क के साथ ही है और ये अपने पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर राजधानी में आतंकी हमले कंडक्ट करवाने की योजना बना रहे थे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर CB द्विवेदी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1992 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन प्रेम सिंह, राइफलमैन दुर्लभ सिंह, राइफलमैन रविंद्रन पिल्लई और 1967 में 1 असम राइफल्स के कैप्टन अला हनूर कथत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की वो पहली डिस्ट्रॉयर कौन सी थी जिसमें MF स्टार रडार को डिप्लॉय किया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।